So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कल फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन बाय न्यूरॉन पास होती है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है, कहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रैवल करती है और कब वह केमिकल चेंज होता है उसमें। तो ये सब चीज़ें कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसमें आज हम लोग को मेनली देखने हैं 3 टॉपिक्स, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला है ह्यूमन ब्रेन, दूसरा है हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड, जो हमारे ब्रेन की जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे प्रोटेक्टेड होंगी, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी, और तीसरा है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, जो नर्वस टिश्यूज़ होती हैं इनमें एक्शन कैसे होता है, ये एक्शन कैसे करती हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो 3 टॉपिक्स रहेगा, छोटा वीडियो, थोड़े ही टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जिससे तुम्हें प्रॉपर टाइम मिले अपने मैथ्स के रिवीजन के लिए और इसका भी। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी NCERT पे। जी, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, लाइन बाय लाइन भाई साहब चलना, पेंसिल लिए रहो साथ में। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या वो सिर्फ एक ही फंक्शन करता है रिफ्लेक्स एक्शन का? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं है। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग थिंकिंग बीइंग हैं। थिंकिंग बीइंग का मतलब ऐसे लोग जो सोचते हैं, जो थिंक करते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे ऐसे नर्व्स से मिल करके बनी होती है जो कि इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है, जिससे कि हम सोच पाते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, लेकिन थिंकिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें बहुत सारे नर्व्स, बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. ठीक है, तो ब्रेन के पास इसका जो न्यूरल कनेक्शन है जिससे हम लोग थिंक कर पाते हैं, ये कंसंट्रेटेड रहता है हमारे ब्रेन में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। और ये दोनों, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, ये दोनों पूरे के पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, गैदर करते हैं और फिर उसके बारे में सोच विचार करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, राइटिंग, talking, moving a chair, clapping at the end of program are examples of voluntary actions which are based on deciding what to do next. कह रहे हैं हम कुछ और भी एक्शंस के बारे में सोचते हैं कि हमें कब लिखना है, हमें कब चलना है, कब हमें चेयर घुमानी है, कब हमें प्रोग्राम में कब तालियां बजानी है। तो ये सब जो है वॉलंटरी एक्शन है, मतलब हम चाहते हैं तब करते हैं। देखो, जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसमें हमारी ज़्यादातर देखते हैं कि हमारी रजामंदी नहीं चलती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। लेकिन ये सब जो एक्शन है, राइटिंग है, टॉकिंग है, वॉकिंग है, ये सब क्या है? ये एक वॉल्यूंटरी एक्शन है। तो ये ब्रेन के थ्रू डिसाइड होता है कि अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स।
दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। समझ गए? तो ये एक सेकंड तरीके का कम्युनिकेशन है जो ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, ब्रेन इसमें अपनी भूमिका निभाता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन नहीं ले लेता है। The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। तो कह रहे हैं ये जो कम्युनिकेशन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का अलग अलग बॉडी पार्ट से, ये फैसिलिटेट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन में होती है और स्पाइनल कॉर्ड के पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं, इसी से मिलके बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। ये हमारे कम्युनिकेशन जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होता है उसको फैसिलिटेट करता है, उसको और तेज करता है। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन का और स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड का मिल करके बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The brain thus allows us to think and take action based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has 3 such major parts. भाई साहब, बात ऐसी है कि ब्रेन जो है, ब्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट हैं और अलग कंपार्टमेंट जो हैं ये अलग तरीके का, सब लोग अलग अलग तरीके का इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। ठीक है, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग एक्शन के लिए। ठीक है, कोई थिंक करता है, कोई लॉजिक लगाता है, कोई रीजनिंग करता है, तो ये सब काम हमारे ब्रेन का अलग अलग कंपोनेंट करते हैं, इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स है। अब ये कह रहे हैं ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 प्रकार के हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब एक एक करके यहाँ पे ब्रेन का पार्ट लिए हैं और समझाए हैं कि आखिर ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये मेन है, थिंक करने का इसका काम है। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो हमारा जो फोर ब्रेन है, ठीक है, जो हमारा फोर ब्रेन है, आगे वाला जो ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है, वो क्या करता है? ये बहुत सारे सेंसरी इम्पल्सेस लेता है। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने का काम रहता है इसका। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेता है अलग अलग इनपुट्स से, और ये स्पेशलाइज्ड है हियरिंग से। ठीक है, जो हम सुन पाते हैं। ठीक है, अब कोई साउंड आया तो वो साउंड कैसा है, उसकी मीनिंग क्या है, तो ये हमारा फोर ब्रेन ही डिसाइड करता है। स्मेल, साइट, देख रहे हैं हम किसी चीज़ को तो उसको इंटरप्रेट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा फोर ब्रेन सही है। फोर ब्रेन दिक्कत में है तो हम किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ नहीं पाएंगे आखिर ये क्या चीज़ है। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with the information that is already stored in the brain. तो हम क्या करते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे ब्रेन में पहले से कुछ उसके इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, जैसे हमारे साथ पहले कुछ हुआ है, 4-5 साल पहले हुआ है, और फिर से वो घटना होती है तो हमें पता है कि इस बार इस घटना से किस तरीके से ओवरकम करना है। ठीक है, कैसे इसे हराना है, कैसे हमें जीतना है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में प्रायर रहती हैं, पहले से ही रहती हैं, तो उनसे भी हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। ठीक, और उसी पे बेस्ड अपना एक्शन करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दिस, a decision is made
Based on all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles. ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स के आधार पर अपने ब्रेन में जो प्रायर इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को फिर हम लोग मोटर एरियाज़ में, हमारा ब्रेन क्या करता है, मोटर एरियाज़ में ट्रांसफ़र कर देता है। मोटर एरियाज़ मतलब ऐसे एरिया, ऐसे मसल्स, ठीक है, जो क्या करें, एक्शन के लिए उत्तरदायी हो। जैसे हमारे लेग मसल्स हो गई, हमारी आई मसल्स हो गई, हैंड मसल हो गया, तो ये सब क्या हो गया, मोटर नर्व्स हो गई। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? ऐसा कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भर गया? ठीक है, तो इसके लिए एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे ब्रेन में, जो कि ये काम करता है कि हमारी भोजन की तृप्ति हो गई है, भोजन हमने कर लिया, हमारा पेट भर गया है। तो ये The sensation of feeling full is because of a center associated with hunger, which is in a separate part of forebrain. तो ये काम करने का काम भी एक अलग कंपार्टमेंट करता है फोरब्रेन का। तो उसका नाम क्या है जानते हो? उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये जो है, ये हाइपोथैलेमस, ये वाला। तो ये फोरब्रेन का पार्ट है जो कि ये बताता है कि हाँ भाई साहब आपका पेट भर गया है, हाँ भाई साहब आपने जो पानी पिया अब आपकी प्यास बुझ गई है। तो ये फोरब्रेन हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार रहता है इन सब के लिए। आगे चला जाए। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, तुम देख सकते हो। ये फोरब्रेन है आगे का, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, हिंड ब्रेन में तुम्हारा पॉन्स, मेडुला, सेरिबलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गई हुई है, ये मिड ब्रेन है तुम्हारा, ये क्रैनियम, स्कल, ये सेरिब्रम है। इस तरीके का हमारा ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए। आगे, स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक फंक्शंस। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट? तो अलग अलग पार्ट के अब हम लोग फंक्शन देखने चल रहे हैं। Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? हम और क्या क्या देख सकते हैं अपने पास में? तो जैसे हमारा फेवरेट फूड हमारे आसपास रखा हुआ है तो मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। Our hearts beat without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them, even if we wanted to. कह रहे हैं कि हमारे दिल का धड़कना, जो हमारा हार्ट है, ये बीट कर रहा है। हमने कोई फेवरेट फूड अपना देखा तो मुंह में क्या रहा, पानी आ रहा है। कह रहे हैं इन सब एक्शंस ये जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम ये सोचें कि हमारे मुंह में पानी नहीं आना है, या अपने हम हार्ट को धड़कने से रोक लेंगे, तो क्या ऐसा कर सकते हो? बता। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हमें याद रखना पड़ता है कि हमें कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है? ये ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी हो रही है। हम अपने फूड को कब डाइजेस्ट करना है, कब डाइजेस्ट नहीं करना है, क्या इस पर हमारा वो चलता है, बल चलता है? हमारी मर्जी नहीं चलती है। हमने खाना खा लिया, उसके बाद डाइजेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया, उस पर हम चाह लें कि हम फूड को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड द थॉट out actions such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. तो कह रहे हैं ये सब चीज़ें जो रिफ्लेक्स एक्शन की तरीके से दिखती हैं, जिसमें हमारी मोटर मसल्स
मसल मूवमेंट होता है तो ये कंट्रोल होता है हमारे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की हेल्प से। ऑल these involuntary actions are including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain। तो ये सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हिंड ब्रेन में एक होता है पार्ट मेडुला। हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है क्या? मेडुला, जो कि इन सब को कंट्रोल करता है। आगे चले। थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum। ठीक है, अब भाई साहब अलग अलग पार्ट के ये लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं, तो तुम्हें अपनी कॉपी में आज लिखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना। तो कह रहा है सेरिबेलम जो है, जो कि हाइंड ब्रेन का एक कंपोनेंट है, ये देखो सेरिबेलम, ये हैंड ब्रेन में पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम, ये वाला जो पार्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है क्या क्या काम करने के लिए? कि स्ट्रेट लाइन में चलना है, बाइसिकल को चलाना है, पेंसिल को पिक करना है, तो ये सब पॉसिबल होता है सेरिबेलम के कारण, जो कि हिंड ब्रेन में लोकेटेड है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पोस्चर को भी, पोस्चर हमारा कैसा होना है, किस तरीके से हमको चलना है, किस तरीके से खड़े होना है, बैठना है, ये हमारे बॉडी का बैलेंस भी बनाता है, हेल्प करता है उसमें। Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it। ठीक है, if we were not thinking about it, तो क्या अगर ये जितनी भी एक्टिविटी है, स्ट्रेट लाइन में चलना, बाइसिकल को चलाना, पेंसिल को पिक करना, अगर इसके बारे में हम सोचें ना, तो क्या ये एक्टिविटी चलती होगी या एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे? सोचना इसके बारे में, शाम को बताना कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा हिंड ब्रेन का एक पार्ट सेरिबेलम करता है, क्या ये वॉलंटरी है, ये क्या हमारी इच्छा से हो रहा है कि हम वॉक कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, बाइसिकल चला रहे हैं, पेंसिल को पिक कर रहे हैं, ये एक वॉलंटरी एक्शन है या फिर इनवॉलंटरी? भाई इनवॉलंटरी जो होता है उस पर हमारी इच्छा नहीं चलती है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, तो बताना वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी। अब आज का दूसरा टॉपिक, हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड। आखिरकार ये जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, ये प्रोटेक्ट कैसे होती हैं, कौन इन्हें प्रोटेक्ट करता है? अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। तो भाई साहब हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही नाजुक है और बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन है, ये नहीं तो कुछ नहीं, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये सबसे पहली बात तो ऊपर हमारा बोनी बॉक्स रहता है, ये जो है ये बोन है कम्प्लीटली, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड मतलब एक बलून तरीके का स्ट्रक्चर है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पानी जैसा भरा हुआ है, और उसके अंदर ब्रेन है, जिससे कि कुछ शॉक वगैरह लगे, कुछ झटका लगे, तब भी हमारा ब्रेन अंदर का क्या रहे, सेफ रहे। तो क्या गजब का स्ट्रक्चर बनाया है ईश्वर ने। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो कह रहे हैं जब तुम अपने रीढ़ की हड्डी को जब टच करोगे तो क्या दिखाई देगा, एक बैकबोन दिखाई देगी, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये भी प्रोटेक्ट रहता है इसी तरीके से। उस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमें मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से ये सब टिश्यूज़ क्या होती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं। अगला टॉपिक आज का लास्ट, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ये जो नर्वस टिश्यूज़ हैं ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, ये एक्शन कैसे करती हैं। सो फार we have been talking about nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, process information, makes
decision based on information and conveys decision to muscles for action। तो कह रहे हैं अभी तक हम लोग नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते आए हैं कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करती है, कैसे इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजती है न्यूरॉन की हेल्प से, ठीक है। इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कैसे डिसीजन मेक किया जा रहा है और कैसे डिसीजंस को मसल के पास भेजा जा रहा है और मसल फिर वहाँ पर काम कर रही है। इन अदर वर्ड्स, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job। फाइनल जॉब जो होता है वो मसल ही करती है, ठीक है। मसल, वो तुम्हारी भले आई मसल्स हो, वो तुम्हारी हैंड मसल हो, लेग मसल्स हो, कहीं की मसल हो, मसल ही काम करती है लास्ट। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move। How does a muscle cell move? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार मसल सेल किस तरीके से मूव करती है, ठीक है। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाई चेंजिंग दियर शेप सो दैट दे शॉर्टन। तो मसल क्या करती है, अपनी शेप को चेंज करती है। जब तुम अपने हाथ को इस तरीके से करते हो तो तुम्हारा ये थोड़ा सा क्या होता है, मोटा हो जाता है, और सीधा करते हो तो ये फ्लैट हो जाता है। मसल क्या कर रही है, अपना शेप चेंज कर रही है, और शेप चेंज करने से क्या होता है, एक्शन होता है इसका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज दियर शेप? द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ दियर शेप एंड दियर अरेंजमेंट। तो हमारे जो मसल्स होती हैं इसके पास कुछ प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है, जो कि केमिकली में रिएक्शन कुछ होता है और फिर उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। नर्वस इलेक्ट्रिकल impulses, when this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter form। ठीक, तो जब ऐसा कुछ होता है, कुछ रिस्पॉन्स उसके पास आता है कि अब कैसा काम करना है, तो हमारे जो मसल के पास स्पेशल प्रोटीन होता है उसमें चेंज होता है, और मसल का फिर मसल्स के जो सेल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। वो या तो फ्लैट हो जाएंगे और या तो मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स सच एज वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो क्लास 9 में हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ा था, इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी, कार्डिक मसल्स वगैरह देखा गया था उसमें, ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कहने पे चलती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग वॉल्यूंटरी कहेंगे, और जो हमारे कहने पे नहीं चलें, जो ऑटोमेटिक चलती रहें, वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहेंगे। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी? तो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, तो इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मसल्स में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा डिफरेंस है भाई साहब। ऐसी मसल्स जो हमारा कहना माने उसको हम लोग वॉल्यूंटरी मसल्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस फिंगर को हम अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूंटरी मसल्स हमारा मतलब एक हमारा कहना मान रही है, जो हमने कहा, जो हमने सोचा वो करके दिखाया। लेकिन जैसे हार्ट बीट कर रही है तो हार्ट के मसल्स अपने आप ही काम कर रहे हैं, इसको हम चाह लेके रोक दें तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, अब आ जाता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको तुम कर लेना सॉल्व। 5 क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास, ठीक। तो अब काम की बात, कि काम क्या रहेगा तुम्हारा, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे ही रहेंगे। प्लस काम ये है कि इसके अंदर बहुत सारे तुम्हें ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको लिख लेना कि मेडुला क्या काम करता है, सेरिब्रम क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, तो इन सबको अच्छे से लिख लेना। और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसके कौन अलग अलग पार्ट हैं, इसको लिख लेना, ठीक। तो इतना कुछ लिख करके कॉपी में हमें भेज देना। प्लस मैथ्स का आज जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी कर लेना, जो दिक्कत हो शाम को पूछना, ठीक। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।